हेलो दोस्तों, आखिरकार वो मूवी आ ही गई जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, वेनम 2021। सो गाइस, इस मूवी के लास्ट पार्ट में हमने देखा कि एन को ऐसा लगने लगता है कि इस वक्त वेनम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वेनम अभी भी एडी के साथ जिंदा रहता है। सो गाइस, ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है मार्वल के फ्यूचर मूवीज के लिए, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन आप सभी को हिला कर रख देगा। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक अनाथालय को देख पाते हैं जहां पर काफी सारे एबेंडेंट बच्चों को रखा जाता था। तभी हम देखते हैं कि इस कहानी के दो लीड कैरेक्टर, जिनका नाम है क्लीटस कैसिडी और फ्रांसिस लुइस बैरिसन, अपने अपने रूम में बैठे होते हैं। यहाँ पर हम यह भी देख पाते हैं कि फ्रांसिस काफी ज्यादा डरी हुई होती है। क्लीटस उससे पूछता है कि आखिर डॉक्टर्स ने तुम्हें क्या कहा है। तो फ्रांसिस कहती है कि उस म्यूटेशन काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे करके वह एक पावरफुल म्यूटेंट में बदलती जा रही है। साथ ही वह काफी ज्यादा डरी हुई होती है क्योंकि इस वक्त कुछ लोग आकर उसे एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाने वाले होते हैं। इस पर क्लीटस उसे हिम्मत देता है और उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। साथ ही क्लीटस उसे यह भी कहता है कि वो लोग तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि तुम उन लोगों की इकलौती होप हो जिसे वे अपने आप से दूर नहीं कर सकते। मगर तभी कुछ लोग वहां पर आते हैं और फ्रांसिस को अपने साथ ले जाने लगते हैं, जिसे देखकर क्लीटस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपना आपा खो बैठता है। जहां एक तरफ वो लोग फ्रांसिस को पुलिस की गाड़ी में ले जा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ क्लेटस काफी जोर जोर से हाथ मारने लगता है। जब पुलिस वाले फ्रांसिस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही फ्रांसिस अपनी वॉइस सोनिक पावर का इस्तेमाल करके वहां से भागने की कोशिश करती है। इसका मतलब ये था कि फ्रांसिस के पास एक ऐसी वॉइस सोनिक पावर थी जिसकी वजह से वह किसी भी चीज को हिलाकर तोड़ सकती थी। फ्रांसिस की वोकल बीन की वजह से पूरी वैन ही पलट जाती है और साथ ही बैठे हुए पुलिस वालों पर भी उसका असर होता है, जिसकी वजह से घबराए हुए पुलिस वाले फ्रांसिस की आंख पर गलती से गोली मार देते हैं, जिससे फ्रांसिस गाड़ी के नीचे गिर जाती है और पुलिस वालों को लगता है कि वह मर गई है, लेकिन वह अभी भी जिंदा होती है। बाद में सभी मिलकर उसे ड्रेवन क्राफ्ट के अंदर ले जाते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक डॉक्टर होती है जो फ्रांसिस के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक वार्ड बॉय फ्रांसिस के पास आता है और उसे एक न्यूज़पेपर देकर चला जाता है, जिसके अंदर एक खबर छपी हुई होती है कि क्या क्लेटस कैसिडी को मौत की सजा दे देनी चाहिए। दरअसल क्लेटस कैसिडी एक बहुत बड़ा सीरियल किलर होता है और कुछ खास एविडेंस न होने की वजह से उसकी डेथ सेंटेंस बीच में ही रुकी हुई होती है। और यहाँ पर सबसे खास बात यह होती है कि यह आर्टिकल एडी ब्रॉक ने छापा होता है, जहाँ पर डॉक्टर फ्रांसिस से यह कहती है कि क्लेटस जैसे लोगों को तो मौत की सजा दे देनी चाहिए। जहां पर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव पैट्रिक एडी से बात कर रहा होता है, जहां पर एडी पैट्रिक को ये कहता है कि मुझे क्लीटस से कोई लेना देना नहीं है, जिस पर पैट्रिक कहता है कि वो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है। तो रिप्लाई में एडी भी कहता है कि आखिर मुझमें ऐसी क्या खास बात है जो वो मुझसे ही बात करना चाहता है। तो पैट्रिक उससे कहता है कि जरूर कुछ डेड बॉडीज से जुड़ी हुई कुछ खास बातें हैं जो तुम्हारे साथ ही शेयर करना चाहता है, तो तुम एक बार जरूर उससे बात कर लो। फिर वहीं पर हम देखते हैं कि एडी की बॉडी से वेनम बाहर निकलकर पैट्रिक को खाने ही वाला होता है, मगर तभी एडी उसे रोक लेता है। इसके बाद में वो दोनों एक बाथरूम के अंदर चले जाते हैं। वहां पर अंदर बैठकर वे दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन पास ही मौजूद एक लेडी और पैट्रिक उनकी बातें सुन रहे होते हैं। उसी समय एडी वेनम से कहता है कि हमें शहर के अंदर जाकर शहर की रक्षा करनी चाहिए और हम यहाँ सिर्फ बैठकर बातें कर रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो वेनम एडी की बेइज्जती कर रहा होता है और उसे बॉटम फीडर कहकर चिढ़ाने लगता है, जिस पर एडी उससे कहता है कि वेनम, तुम्हें मेरा सम्मान करना चाहिए, मैं तुम्हारा होस्ट हूँ, कम से कम तुम मेरी इतनी इज्जत तो रखो। जिसके बाद वेनम या कहें कि एडी क्लीटस कैसिडी से मिलने के लिए मान जाता है और यहाँ पर हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जो कि वेनम की पहली मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था, जहाँ पर एक जेल के अंदर एडी ब्रॉक क्लीटस कैसिडी से मिलने के लिए आया होता है। यहाँ पहुंचने के बाद उन दोनों के बीच में बातचीत होती है, तो एडी उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो क्लीटस कहता है कि तुम्हें मेरे फ्रेंड्स के लिए एक न्यूज प्रिंट करना है, उसके बदले में मैं तुम्हें एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दूंगा। उस इंटरव्यू में वह एडी को अपने सारे राज बताएगा कि आखिर उसने जितने भी कत्ल किए हैं तो उसके पीछे का क्या राज था। तो एडी उससे पूछता है कि आखिर इस पूरे काम के लिए मैं ही क्यों। जवाब में क्लीटस कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। इसके बाद क्लीटस उसे एक न्यूज प्रिंट करने के लिए कहता है। इसके बाद एडी वहां से जाने लगता है, तभी क्लीटस उसे रोक लेता है और उसका ध्यान दीवार पर बनी हुई कुछ आकृतियों की ओर ले जाता है, जिसके अंदर कुछ मैसेजेस लिखे होते हैं और कुछ कब्र भी बनी हुई होती हैं, जिसे देखकर एडी वहां से निकल जाता है। जाते जाते क्लीटस एडी से कहता है कि मुझे भूल मत जाना। बाहर आते ही पैट्रिक उससे पूछता है कि आखिर अंदर
क्लीटस ने तुम्हें क्या बताया? जिस पर एडी उससे कहता है कि अभी तक उसने कुछ भी नहीं बताया है, मगर मेरी कार्यवाही उस पर जारी है और वैसे भी ऐसी चीजें पता करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। जिसके बाद वहाँ से एडी अपनी बाइक में बैठकर निकल जाता है। घर पर आते ही वेनम एडी को दीवार पर बने हुए सारे डायग्राम्स और आकृतियों को डिकोड करने में मदद करता है और उसे एक बीच का लोकेशन बताता है जहाँ पर क्लीटस ने सारी डेड बॉडीज को छुपा कर रखा था। उसके अगले ही दिन बहुत सारे पुलिस ऑफिसर उसी लोकेशन पर पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें काफी सारी डेड बॉडीज मिलती हैं जिन्हें क्लीटस ने मारा होता है। जिसके बाद कई दूसरे रिपोर्टर्स एडी से बात करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या क्लीटस से तुम्हारी दोस्ती हो चुकी है, जिसकी वजह से उसने अपने सारे राज तुम्हें बता दिए हैं, क्योंकि उससे अभी तक सिर्फ और सिर्फ तुम ही मिले हो और तुम्हारे मिलने के बाद ही हमें यह सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाई है। हालांकि जब यह इंटरव्यू टीवी पर आ रहा था तो पैट्रिक उसे देखकर काफी गुस्सा होता है क्योंकि इसके बारे में एडी ने उसे नहीं बताया था और डायरेक्ट इतनी बड़ी खबर देखकर तो उसे शौक लगना ही था, जहां पर अब सबूत मिल जाने की वजह से क्लीटस को मौत की सजा सुना दी जाती है और अब तो ये खबर हर जगह फैल चुकी होती है। साथ ही फ्रांसिस को भी इस खबर के बारे में पता चल जाता है, जिसे सुनकर वह काफी ज्यादा टूट जाती है। यहाँ पर क्लीटस को भी यह लगने लगता है कि एडी ने उसके साथ धोखा किया है और इसके लिए वह एडी को ही दोषी ठहराता है, क्योंकि इस खबर के छपने की वजह से रातों रात एडी फेमस हो जाता है। अब आगे वेनम एडी से कहता है कि हम लोग मिलकर दुश्मनों का खात्मा करेंगे। साथ ही वेनम एडी से यह भी कहता है कि वह मुर्गियां खा खा कर अब थक चुका है और वो इंसान को खाने के लिए बेकरार है। जिसकी रिप्लाई में एडी उससे कहता है कि हम ऑलरेडी क्लीटस के केस में उलझे हुए हैं, हमें अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर अभी कोई शख्स मारा गया या गायब हुआ तो FBI का पूरा शक हमारे ऊपर ही जाएगा, इसलिए इस वक्त हम कोई भी मुसीबत मोल नहीं ले सकते। अगेन उन दोनों के बीच में तू में शुरू हो जाती है, जहाँ पर वेनम एडी को गालियां देने लगता है। फिर एडी उससे कहता है कि वेनम थोड़ी तो मेरी इज्जत किया करो और वहाँ से वह एक पोल्ट्री फार्म में जाते हैं जहाँ पर वेनम आकर सीधा मुर्गियों को खाने लगता है। यहाँ से अपनी पेट पूजा करने के बाद ये दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में एक गुंडा एक अकेली औरत को छेड़ रहा होता है और उससे पैसे लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसमें एडी वेनम को इस लफड़े में न पड़ने के लिए मना करता है, लेकिन वेनम उसकी बात नहीं मानता और वो उस गुंडे को पकड़कर खाने की कोशिश करता है, जहाँ पर एडी उसे रिक्वेस्ट भी करता है कि प्लीज ऐसा मत करो, जिस पर वेनम उस गुंडे को छोड़ देता है और वहाँ से ये दोनों जाने लगते हैं। उसी समय अचानक एन का कॉल एडी के पास आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है, जिस पर एडी भी उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है और यहाँ पर इन दोनों की मुलाकात होती है। मगर उस वक्त भी वेनम एडी के साथ में अपने अंतर्मन में बातें कर रहा होता है, लेकिन कहीं न कहीं एन को ऐसा लग ही रहा होता है कि वो अपने अंतर्मन से बात कर रहा है। तो वो उससे पूछती है कि क्या वेनम अब भी तुम्हारे साथ में है, पर एडी कहता है कि नहीं, वेनम तो अब मर चुका है। पर एन एडी को बताती है कि उसकी डैन के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है। यह देख हालांकि एडी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, मगर तभी कहानी में ट्विस्ट आ जाता है जब एन एडी से कहती है कि हे वेनम कैसे हो, मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त भी एडी के अंदर ही हो, प्लीज इसका ख्याल रखना। जिसे सुनने के बाद एडी थोड़ा सा हक्का बक्का हो जाता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में वेनम उससे कहता है कि तुम्हें छोटी छोटी बातों पर दुखी नहीं होना चाहिए, हम बड़े कामों के लिए बने हैं। जिसके रिप्लाई में एडी कहता है कि तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ, इसलिए तुम मेरी बातों और फीलिंग्स को नहीं समझ सकते। हम देखते हैं कि वेनम अपना खाना खुद पका रहा होता है। साथ ही वेनम एडी को यह एक तगड़ा नाश्ता करने के लिए कहता है, क्योंकि जब तक एडी नहीं खाएगा तब तक वेनम को कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी एडी देखता है कि उसके पास एक लेटर आया हुआ होता है, जिसमें क्लेटस एडी से कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मुझे मौत की सजा मिली है। साथ ही वह अपनी पुरानी काली करतूतों के बारे में भी उसे लिख कर बताता है कि अगर वह पैदा न हुआ होता उसकी ग्रैंड मदर को कौन मारता, साथ ही उसकी मॉम को बाथटब के अंदर कौन ढकेलता। इसका मतलब ये था कि क्लीटस कैसिडी ने खुद अपने परिवार वालों तक को नहीं छोड़ा था। आगे क्लीटस यह भी बताता है कि ये सब कुछ होने के बाद डैड ने उसे एक ऑर्फनेज अनाथालय में भेज दिया, जहाँ के बच्चे भी उसे मारते थे। फिर उसकी मुलाकात फ्रांसिस से हुई, जो कि एक म्यूटेंट थी जिसके पास में वोकल सोनिक पावर, और दोनों के बीच में एक अच्छी दोस्ती हो गई और अब वह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। आगे लेटर में लिखा होता है कि वह बस आखिरी बार मिलना चाहता है, जिस पर एडी भी उससे मिलने के लिए एग्री हो जाता है। वहीं पर अगले सीन में हम देखते हैं कि एडी उससे मिलने के लिए जेल में जाता है, जहाँ पर क्लीटस उसे बताता है कि हमेशा से ही वह एक परिवार के लिए तरसता रहा। इसके रिप्लाई में एडी उससे कहता है कि हाँ, अपनी ग्रैंड मदर और साथ ही अपने मॉम को मारकर यह रिश्ता निभाना कितना अलग बात है। जहाँ पर क्लीटस उसे यही कहता है कि अगर उसे मौत की सजा हुई तो मेरी मौत का जिम्मेदार तुम ही होगे, और साथ ही यह भी कहता है कि तुम इंसानियत के नाम पर एक कलंक हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लीटस एडी को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, जिससे कि वेनम को भी धीरे धीरे गुस्सा आने लगता है और उसे मारने के लिए वह बाहर आ जाता है। लेकिन चालाक क्लीटस उसके हाथ को पकड़कर वहीं पर काट लेता है, मगर उसी वक्त वहाँ का गार्ड आकर इन दोनों को लड़ने से छुड़वा देता है।
जिसके बाद से एडी वहाँ से निकल जाता है। लेकिन क्लेटस उससे कहता है कि उसने पहले भी खून को चखा है, मगर तुम्हारे खून का स्वाद बिल्कुल अजीब है। साथ ही हम यह भी देख पाते हैं कि क्लेटस ने जब एडी को काटा था तो उसका छोटा सा टुकड़ा क्लेटस के पास ही रह जाता है, और यही रीजन होता है कार्नेज के जन्म का। जिसके बाद हम अगले सीन में देख पाते हैं कि एडी अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ पर वेनम उससे माफी मांग रहा होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहाँ पर एडी वेनम से कहता है कि तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए, अगर तुमने कैसिडी को मार दिया होता तो उसकी मौत का इल्जाम सीधा मुझ पर आता, जिसके बाद एक काफी बड़ा इशू क्रिएट हो सकता था। जिसके बाद में इन दोनों के बीच में काफी बहस हो जाती है। दोनों ही आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं, जिसके रिप्लाई में वेनम एडी से कहता है कि तुम पहले एक लूजर हुआ करते थे, तुम्हें आकर मैंने बचाया है और एक नई जिम्मेदारी और एक नई पहचान दिलवाई है। जब से ये क्लेटस का केस तुम्हारे हाथ में आया है तुम तो मानो फेमस ही हो चुके हो। एडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वेनम को यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसकी वजह से अब वेनम को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह घर छोड़कर चला जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सबूत मिलने की वजह से क्लेटस कैसिडी को मौत की सजा सुना दी जाती है और अब उसे इंजेक्शन देकर मारने ही वाले होते हैं, मगर तभी उस इंजेक्शन और बॉडी में हुए रिएक्शन की वजह से वह छोटा सिम्बोइड का टुकड़ा क्लेटस की बॉडी से आके जुड़ जाता है और धीरे धीरे एक नए सिम्बोइड का जन्म होता है, जिसे हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, द कार्नेज। जिसके बाद कार्नेज अपने फुल फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और चिल्ला चिल्ला कर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ पर कार्नेज जेल के पुलिस वालों को खा जाता है और कैदियों को वहाँ से रिहा कर देता है। और अगले ही सीन में हम एडी को देखते हैं जो कि टीवी देख रहा होता है और उसे ये पता चलता है कि क्लेटस कैसिडी अभी अभी जेल से फरार हो गया है। यह देखकर एडी काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और उसी वक्त एडी से मिलने के लिए पैट्रिक आता है और वह इस पूरे कांड का जिम्मेदार एडी को ठहराता है। इसके जवाब में एडी कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है कि आखिर वहाँ से क्लेटस भागा कैसे, तुम इसका जिम्मेदार मुझे नहीं ठहरा सकते। इस पर पैट्रिक कहता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ तुमसे मुलाकात की थी और हो सकता है कि उसे वहाँ से भगाने में तुमने ही कुछ किया हो। उसके अगले सीन में हम देखते हैं वेनम एक एक करके बॉडी को रिचेंज कर रहा होता है क्योंकि उसे अपने हिसाब से कोई भी कॉम्पेटिबल बॉडी नहीं मिल पा रही थी। आगे फिर वह एक लड़की के बॉडी में आकर एक पार्टी में चला जाता है जहाँ पर सभी लोग कॉस्ट्यूम पहने हुए होते हैं, जहाँ पर सभी को लगता है कि वेनम ने भी कुछ खुद का ही एक कॉस्ट्यूम पहन रखा होता है जिसमें वह काफी बड़ा और स्मार्ट लग रहा होता है, इसलिए सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कैसिडी एक कार चुरा कर भाग रहा होता है। अब जिस तरीके से वेनम एडी से बात किया करता था उसी तरीके से कार्नेज अब कैसिडी से बात करने लगता है और कहता है कि इस दुनिया में यानी इस पृथ्वी में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिम्बायोटिक है जो कि वेनम है। अगर हम दोनों मिलकर उसे खत्म कर देते हैं तो अब पूरी दुनिया में सिर्फ हमारा ही राज होगा। इस पर कैसिडी कहता है कि सबसे पहले तो उसे अपने पार्टनर यानी फ्रांसिस को छुड़वाना होगा क्योंकि वह उसे काफी ज्यादा प्यार करता है। यह सुनकर कार्नेज भी मान जाता है और उसके साथ सहमत हो जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एडी उस ऑर्फनेज में पहुंचता है जहां पर कभी क्लेटस कैसिडी रहा करता था और वहां पर उसे दीवार पर CK+FV लिखा मिलता है। तो उसी समय एडी पैट्रिक को कॉल करके कहता है कि वह भी उस ऑर्फनेज में है जहां पर कभी क्लेटस कैसिडी को रखा गया था। यहाँ पर डिटेक्टिव पूछता है कि आखिर CK+FV का मतलब क्या है, तो एडी उसे बताता है कि FV का मतलब फ्रांसिस बैरिसन है, जिसके जवाब में पैट्रिक उसे बताता है कि फ्रांसिस बैरिसन को अभी हमारे लोग एक नए एक्सपेरिमेंट के लिए कहीं दूर लेकर जा रहे हैं। फिर अगले ही सीन में हम क्लेटस कैसिडी को देखते हैं जो कि एक दुकान में जाकर उसके ऑनर को जान से मार देता है। साथ ही वह वहाँ के कंप्यूटर को हैक करके सीक्रेट लोकेशन रेवन क्राफ्ट के बारे में भी पता लगा लेता है, जिसके बाद वह रेवन क्राफ्ट में आकर सबसे पहले वहाँ के डॉक्टर्स को जान से मारता है और फिर फ्रांसिस से मिलने के लिए जाता है। फ्रांसिस और क्लेटस एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर कैसिडी फ्रांसिस को कार्नेज से मिलवाता है, जिसे देखकर ये तीनों ही आपस में बहुत खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद ये तीनों एक कार की मदद से वहाँ से भागने लगते हैं, मगर तब तक इनके पीछे पुलिस भी पड़ चुकी होती है। मगर कार्नेज के सामने कौन टिकने वाला था और कार्नेज बाहर आकर सारी पुलिस की गाड़ियों को उठा उठा कर फेंकने लगता है और सभी पुलिस वालों को जान से मार देता है। वहीं दूसरी ओर वेनम एक और दूसरी बॉडी में आकर मिस चैन की शॉप में आता है और उनसे कुछ खाना और कुछ चॉकलेट मांगता है क्योंकि एडी को छोड़ देने के बाद वह कई दिनों से भूखा था और वैसे भी वेनम या सिम्बायोटिक को चॉकलेट काफी ज्यादा पसंद आती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि इस वक्त एडी को पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है क्योंकि पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि कल रात जो हमला हुआ है उसके पीछे एडी का हाथ है, क्योंकि एडी के घर के पास उन्हें कुछ डेड बॉडीज मिली थी, जहाँ पर पैट्रिक एडी को सब कुछ सच सच बताने के लिए कहता है। मगर एडी कहता है कि जब तक मैं एक फोन कॉल नहीं कर लेता तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। जिसके बाद में एडी सीधा कॉल करता है एन को और उसकी बातें सुनकर एन डैन को लेकर सीधा एडी के पास मिलने के लिए आ जाती है। यहाँ पर एन से मिलने के बाद एडी बताता है कि शहर के अंदर जो कुछ भी हालात हो रहे हैं वो सब क्लेटस कैसिडी की वजह से हो रहे हैं। साथ ही एडी एन को यह भी बताता है कि वो और वेनम अब साथ नहीं है
और इसी वजह से एडी एन से रिक्वेस्ट करता है कि वो बाहर जाकर वेनम को ढूंढ ले, क्योंकि वेनम ही कार्नेज को हरा सकता है। इसके बाद एन सीधा मिस चैन के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या आपको वेनम के बारे में कुछ पता है। मगर यहाँ ट्विस्ट की बात यह होती है कि वेनम खुद ही मिस चैन की बॉडी के अंदर छुपा हुआ होता है और साथ ही वह एन को भी यह कहता है कि वो इस वक्त एडी से काफी नाराज है। तो यहाँ पर एन वेनम से रिक्वेस्ट करती है कि एडी को तुम्हारी जरूरत है, उसकी जाकर मदद करो। ये सब सुनने के बाद वेनम फाइनली एडी से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही सीन में हम क्लेटस कैसिडी और फ्रांसिस को देखते हैं, जो कि पूरे शहर के अंदर तबाही मचाते हुए घूम रहे होते हैं। यहाँ पर क्लेटस की बॉडी से कार्नेज बाहर निकल कर कहता है कि उसका अगला शिकार वेनम है, या फिर कहें कि एडी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वेनम और एन एडी से मिलने के लिए आए हुए होते हैं, जिसके बाद ये तीनों वहाँ से कैसे भी कर भाग जाते हैं। जहाँ पर रास्ते में आगे जाते वक्त वेनम एडी से कहता है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए, और फाइनली एडी वेनम से माफी मांग लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पैट्रिक रास्ते से कहीं जा रहा होता है और उसे रास्ते में क्लेटस कैसिडी दिख जाता है और वह अपनी गन निकालकर सीधे क्लेटस को शूट कर देता है। मगर तभी कैसिडी के शरीर से कार्नेज बाहर आता है और वो पैट्रिक को पकड़ लेता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि फ्रांसिस एडी के घर पहुंचती है, जहां पर उसे एक रिंग मिलती है जो एडी ने एन के लिए रखी हुई होती है, और वो उसे लेकर वहां से निकल जाती है। मगर वहां से निकलने से पहले उसे एन की एक तस्वीर मिलती है, जिसकी मदद से वह सीधा एन के पास जाती है और उसको अपनी शादी का इनविटेशन लेटर देती है और कहती है कि हमारी शादी में जरूर आना। जहां डैन सीधा एडी को फोन करता है और कहता है कि कुछ लोग आकर एन को ले जा चुके हैं। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि क्लेटस कैसिडी और फ्रांसिस आपस में शादी कर रहे होते हैं। वहाँ पर डिटेक्टिव पैट्रिक भी होता है, जिसे उन लोगों ने थोड़ी देर पहले ही बंदी बनाया था। यहाँ एक तरफ तो इन दोनों की शादी हो रही होती है, वहीं दूसरी तरफ वेनम यानी एडी भी पहुंच चुका होता है। जैसे ही क्लेटस कैसिडी की बॉडी से कार्नेज बाहर आता है तो वेनम उसे देखकर एकदम डर जाता है और वापस एडी की बॉडी में घुस जाता है। उसी वक्त एडी वेनम से पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो। तो वेनम कहता है कि यह तो रेड वेन है, यानी कि द कार्नेज। ये काफी तेज, होशियार, चालाक और काफी ताकतवर होता है। जिसके रिप्लाई में एडी कहता है कि तुम बस बाहर आ जाओ और उसके बदले में तुम जिसे खाना चाहो खा सकते हो, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा। यह सब सुनकर तो वेनम बहुत खुश होता है और पूरे जोश के साथ बाहर आ जाता है। और फिर शुरुआत होती है युद्ध की, जहाँ पर दो तगड़े योद्धा आपस में भिड़ जाते हैं। दोनों ही आपस में एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर कार्नेज तो वेनम को उठा उठा कर धो रहा होता है, वहीं पर कैथेड्रल में घंटा लगा होता है, जिसकी आवाज से दोनों ही कार्नेज और वेनम अपनी होस्ट की बॉडी से बाहर आने लगते हैं। लेकिन बाद में जब आवाज बंद हो जाती है तो वापस अपने होस्ट की बॉडी में आते हैं, जहाँ पर कार्नेज एन को लेकर सीधा कैथेड्रल के टॉप में जाने लगता है। वेनम की बॉडी पर तब तक बहुत सारे पत्थर गिर चुके होते हैं, जिससे वह वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और साथ ही वह एडी से यह कहता है कि इस बार की जंग हम नहीं जीत सकते, क्योंकि कार्नेज मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। वहीं दूसरी तरफ कार्नेज फ्रांसिस को भी पकड़ता है और उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है, क्योंकि उसका साउंड कार्नेज को काफी ज्यादा परेशान कर रहा होता है। हालांकि यहाँ कार्नेज की पकड़ काफी तेज होती है, जिससे फ्रांसिस का दम घुटने लगता है और वह नीचे गिर जाती है। यह सब देखकर कैसिडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कार्नेज को अपनी बॉडी से दूर हटने के लिए कहता है। क्योंकि कार्नेज का कंट्रोल कैसिडी की बॉडी पर पूरा होता है, वह उसे अलग नहीं हो पाता। वेनम तभी वहाँ से उठता है और पूरे जोश के साथ फाइनली कार्नेज पर धावा बोल देता है। अब यहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच चुके होते हैं। यहाँ वेनम के हाथ में एक रॉड होती है, जिसे वह सीधा कार्नेज के सर पर घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से एन नीचे जमीन पर गिरने लगती है। लेकिन सही वक्त पर आकर वेनम उसे बचा लेता है। लेकिन उस वक्त तक कार्नेज भी वहाँ आ चुका होता है। वेनम और कार्नेज दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि हम में से किसी एक को तो मरना ही है। तभी वेनम इस मूवी का फेमस डायलॉग बोलता है, लेट देयर बी कार्नेज। लेकिन इस वक्त तक फ्रांसिस भी जाग चुकी होती है, तो वेनम उसे सोनिक साउंड निकालने के लिए कहता है, लेकिन कार्नेज उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वह नीचे गिरने लगती है। नीचे गिरते वक्त वह जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से सोनिक साउंड की मदद से कैथेड्रल की दीवारें टूटना शुरू हो जाती हैं। और साथ ही इतनी बड़ी सोनिक साउंड की मदद से इन दोनों के सिम्बायोट भी होस्ट से अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैथेड्रल का बहुत बड़ा घंटा सीधे जमीन पर गिरने लगता है, जिसके नीचे फ्रांसिस पड़ी होती है। लेकिन सही वक्त पर आकर वेनम एन, एडी, फ्रांसिस और डैन को बचा लेता है। फिर हम अगले सीन में देख पाते हैं कि कैसिडी से कार्नेज पूरी तरह से अलग हो चुका होता है, जहाँ पर कार्नेज अगेन कैसिडी से मिलने के लिए कोशिश करता है। लेकिन उसी वक्त वेनम आकर कार्नेज को खा लेता है और फिर डायरेक्ट कैसिडी को पकड़ लेता है। इसके बाद वेनम कैसिडी को जान से मार देता है और तब तक वहाँ पुलिस भी आ चुकी होती है और फाइनली सारे खतरे टल जाते हैं। और अगले ही सीन में हम देख पाते हैं कि पैट्रिक बच गया होता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।